लाबोल शो पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खेला है। किक बॉक्सिंग ताइक्वांडो में उन्हें मेडल्स लिए हैं और आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्हें टॉर्च बेयरर का खिताब भी मिला है। वाह। और नाम क्या है उनका? नाम है उनका गुल आलमगीर, जो कि रहते हैं श्रीनगर में। चलिए वेलकम करते हैं उनका। वेलकम सर, थैंक यू सो मच रेडियो चनार पर आने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। और वेल सर, सबसे पहले मैंने तो आपका बता दिया हमारे लिसनर्स को कि आप स्पोर्ट्स की दुनिया की कितनी बड़ी जानी मानी हस्ती है, तो आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गुल आलमगीर है। मैं छताबल से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग इकबाल मेमोरियल बिमना से हुई है। वहाँ पे एक जिम्नास्टिक का कैंप ऑर्गेनाइज हो गया था 88-89 में। मैं 6 साल 8 साल का ही था, उतनी ही मेरी उम्र थी। तो वहाँ पे मुझे भी शौक़ हो गया कि मैं भी कुछ स्पोर्ट्स करूँ। जिम्नास्टिक का कैंप वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 साल चला। 2.5 साल में मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद मैंने जिम्नास्टिक छोड़ दी क्योंकि मेरे को एक चोट लगी। ओके। चोट की वजह से मैंने रेस्ट ले लिया साल 1.5 साल। उसके बाद हमारे और स्कूल में इकबाल मेमोरियल में ही एक वूशू मार्शल आर्ट जो चाइनीज़ है उसका कैंप ऑर्गेनाइज हो गया, जिस पे हमने 6 महीने का कोर्स किया। फ़ारूक अहमद मीर जो यहाँ पे हमारे सामने जो थे, जो यहाँ पे मार्शल आर्ट के फाउंडर थे, उनने हमारे ओके। नज़रों में इस मार्शल आर्ट को कश्मीर में लाया है। हम्म। उनने हमारे साथ बहुत मेहनत की, वो हमारी ट्रेनिंग कराता था, अपने साथ फाइट कराता था। जी। उसके बाद वही ट्रेनिंग फिर मैंने आगे रखी, तो उसी को फिर मैंने कैरियर स्टार्ट किया वहीं से। वेल आपकी एज क्या थी जब आपने स्टार्ट किया? बस आई थिंक आई वाज जस्ट 6 or 7 years old ओह ग्रेट, तो व्हेन मतलब आई काफ़ी स्टार्टेड। ज़्यादा यंग एज से। हाँ, बस छोटा ही था मैं। ओके, तो स्पेशली अगर हम आपके आर्ट की बात करें तो। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जब मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया, मुझे एयरपोर्ट पे एक थाई सिटीज़न मिला बेंगलोर में। हम्म। उसने मेरे को बोला कि मुझे फिजिक देख के उसने मुझे बोला कि शायद आप उनके साथ नहीं ये कर सकते हो फाइट, हम्म। बट मेरे अंदर बहुत विल पावर था कि ओके। नहीं, मेरे को आना है, मेडल लेके ही मैं आऊँगा। ये राइट। मैंने चैलेंज लिया था पहले ही। हम्म। जब हम थाईलैंड पहुँचे तो मेरे को जो इंडिया में ग्रैंड मास्टर साथ था, इंडिया के जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे एम.एच. आबिद। जी। जब मैं वहाँ पे थाईलैंड में पहुँचा, बैंकॉक में हमारी चैम्पियनशिप थी, उस हॉल में पहुँचे जहाँ पे हमारी फ़ाइट थी, उसने मेरे को उस वक्त भी बोला कि आप डर रहे हो, इट इज़ नोन एज रिंग फेयर। मैंने बोला सर मैं मर जाऊँगा, रिंग में मारूँगा, खाली हाथ नहीं मैं लौटूंगा, मुझे लड़ना है, मेडल लेके ही मैं जाऊँगा। और मैंने वहाँ से पहला मेडल निकाला, ब्रोंज मेडल मैंने लाया फिर इंडिया वाओ। के लिए। एग्जैक्टली, विल पावर बहुत ही ज़्यादा हाँ, कुछ हालात भी भी अचीव हमारी करने के ख़राब हो लिए गई थी, ज़रूरत। बट ना मैंने नहीं माना है, अभी तक मैंने ना नहीं किया। हम्म। मेडल लाना है। उधर ही हमने पिटाई की, एक दूसरे की रिंग में खाई, बट मेडल मैंने लाया। मैं सोचा था कि नहीं, मेरे को मेडल लाना है मुल्क के लिए, तो फिर मैं मेडल लेके आ गया वापस। वाओ ग्रेट। वेल अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी विल पावर की बात की, तो यहाँ पर वैली की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। आजकल के बच्चे जो है मार्शल आर्टिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो काफ़ी आगे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना वास्ट है ये फील्ड? ये बहुत अच्छा फील्ड है, बट अगर गवर्नमेंट चाहेगी, बच्चों को फैसिलिटीज़ देगी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगी, यहाँ पे बच्चों को जॉब मिलेगा, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा यूथ निकलेंगे। फिर तो स्पोर्ट्स में उनका फ्यूचर है। राइट। मिनिस्टर साहब, उसने हमें उस वक्त ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें बहुत सारी मेहनत हमें लगी। उसके बाद हमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला, और एज सच कुछ नहीं मिला। वो चैम्पियनशिप के साथ हमें 1 महीना पूरा लगा, ओके। तो वो सक्सेस रहा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से निकले, उसके बाद हमने और फर्दर स्टडी की, तो फिर वो बॉक्सिंग भी छूट गई फिर हमसे। और वेल यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, क्या यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या उनका फ्यूचर सिक्योर है? फ्यूचर सिक्योर है, टैलेंट भी है। प्रॉब्लम यह है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी है नहीं। अगर जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाएंगे, एक रोस्टर बनाएंगे जी। कि एक बच्चा निकलता है रिकॉग्नाइज गेम से, अगर वो स्टेट में मेडल लाता है उसको जॉब मिलना चाहिए, या स्टेट से या नेशनल से। जब उसको मिलता ही नहीं है, वो कब तक खेलेगा? राइट। अगर उसको सपोर्ट मिलता है नेशनल में, इंटरनेशनल में, वो काफ़ी आगे जा सकता है, जहाँ पे एक इंसान नहीं सोच सकता। मगर सपोर्ट्स पॉलिसी ही नहीं है यहाँ पे वेल जे.एंड.के में। क्या लगता है आपको, लूप होल्स कहाँ पर है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी पॉलिसीज़ में, कहाँ पर लूप होल्स है? बट एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक फॉल्ट है। अगर वो चाहेंगे, वो देखेंगे कि अगर किसी के पास मेडल है, कोई नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको अगर जॉब मिलेगा तो वो तो इंस्पायरेशन दूसरे के लिए होगी। जब हम देखते हैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसके पास इतनी अचीवमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड गेम है, इतनी अचीवमेंट्स है, और वो जॉबलेस है, इंसान सोच सकता है कि
अब मैं आगे क्या करूं, जब इसको नहीं कुछ मिला तो इससे क्या होता है, इससे सपोर्ट्स कम होता है, राइट इससे सपोर्ट्स में जी। ये प्रॉब्लम रहती है। और वेल गुल आलमगीर साहब के साथ हमारी बातें यूं ही जारी रहेंगी। टीवी भी घर में था और मेरे बाप के पास कुछ मैगजीन्स थे जिनको देख के मैं इंस्पायर हो रहा था, शौक था कि मैं ये कब करूं, ये स्टंट्स। ओके ब्रूस ली भी था, बहुत सारे फॉरेनर्स उसमें मार्शल आर्ट के ये वो जो ग्रैंड मास्टर्स थे जी। उनने अपना स्किल शो किया था। मुझे भी कभी कभी फील होता था कि मैं इसको देख के कुछ करूं। फिर मैंने फाइनली उन चीज़ों को किया पूरा, जो भी कुछ मैंने वहाँ पे देखा। ओके तो ब्रूस ली नो फोटोज देखकर आप हाँ, इंस्पायर हुए बस कि बस मैं मुझे भी ये उनको देख चीज़ के करनी है। इंस्पायर बहुत हो गया। ओके तो वेल बचपन में अगर हम देखते हैं हमारे ड्रीम्स होते हैं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, और फैमिली ने भी एक चीज़ माइंड में बिठा दी होती है कि मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, बड़ा होकर इसको ये बनाना है। तो आपकी फैमिली में वही सिस्टम था या आपको कहा गया कि फैमिली आपको भी सपोर्ट ब्रूस था, ली बनना है तो बन जाओ आप? बस बस मुझे पेरेंटल हाँ सपोर्ट था। पेरेंट्स ने मेरे को काफ़ी सारा सपोर्ट किया जी। कि जो मैं बनना चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं बना। हम्म। ओके वेल लिसनर्स, अब आपको तो पता चल गया होगा कि आज कौन है हमारे साथ। वेल हम गुल आलमगीर साहब के साथ बातें कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आपके लिए प्ले कर रही हूँ एक। अब आपसे मुझे जानना है कि आपने अभी कहा कि आपने जिमनास्टिक से स्टार्ट किया था, तो उसके बाद आपने छोड़ दिया क्योंकि इंजरी हुई थी, एंड उसके बाद आपने डिफरेंट जो फॉर्म्स है मार्शल आर्ट्स के, आपने उनके लिए ट्रेनिंग की, तो उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं आप। जिमनास्टिक में मेरे को एक चोट लगी थी, वही एक रीज़न हो गया कि मैंने जिमनास्टिक क्विट की। हमारे स्कूल में 3 मंजिला की बिल्डिंग थी जी। 7 साल की उम्र मैंने 30 मंजिल से ही कूदा, तीसरे मंजिल से, यानी ओहो। 30 फुट से मैंने छलांग मारी। मेरे को नीचे आंखों की रोशनी चली गई, कुछ अजीब सी आवाज़ मेरे कानों के अंदर आई और मैं पीछे लौट गया, पूरा मैं लेट गया। उसके बाद मैं उठा, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को गहरी चोट लगी है, बैक में मेरे को इंजरी हो गई थी। वही एक रीज़न था, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट किया। मार्शल आर्ट कोई मजाक नहीं है कि जो ट्रेनिंग हमने ली है, जो ट्रेनिंग हम करते थे, जो प्रैक्टिस हमने की है, जो फिर हम घर में उसको प्रैक्टिस करते थे, काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जी। मसल स्टेयर्स होते हैं। रोते थे रातों को हमने प्रैक्टिस भी किया नॉन स्टॉप, यानी कि हमने शाम को प्रैक्टिस की है स्टार्ट, और सुबह की रोशनी तक भी हमने प्रैक्टिस किया नॉन स्टॉप, 12-12 घंटे तक भी हमने प्रैक्टिस की। वेल किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा लगती है, एंड आई गेस ये जो स्पोर्ट्स का फील्ड है, मार्शल आर्ट ये जो स्पेशली इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। बहुत मेहनत। राइट अगर हम आपकी इंस्पिरेशंस की बात करें तो अभी तक आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? मेरे इंस्पायरेशंस के लिए ब्रूस ली रहे हैं, और भी बाकी सारे जैकी रैम्बो है, जैकी चैन है, बाकी सारे हैं। मेरे को इनको ही देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। वेल यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को बता दूँ कि गुल आलमगीर साहब जो है अभी वो जो है अभी यूथ को वो अभी सिखा रहे हैं, अभी ट्रेनर है और काम कर रहा हूँ अंडर रैबरी खेल, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज जी। स्पोर्ट्स। मेरी पोस्टिंग पंपोश कॉलोनी मिडिल स्कूल में है। हम वहाँ पे बच्चों को पूरे साल पर ट्रेनिंग कराते हैं, जो भी जी। मार्शल आर्ट के रिलेटेड वहाँ पे गेम्स है, रिकॉग्नाइज्ड गेम्स, उन पे हम फोकस करते हैं। वही ज़्यादा तो मैं वैसे वहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि मैं बॉक्सिंग प्रोफेशनली डिप्लोमा रह चुका हूँ मेरे पास, जो जी। मैंने किया है नेशनल इंस्टीट्यूट नेताजी सुभाष पटियाला सेंटर से 2016 में। वहाँ से मैं डिप्लोमा करके निकला हूँ। उसके बाद मैंने यही वहाँ पे स्कूल में स्टार्ट किया। ओके वेल अगर हम चैलेंज की बात करें तो आपकी जर्नी में कुछ ऐसे हर्डल्स रहे होंगे जिनकी वजह से आपको लगा कि उस टाइम पर कि नहीं, मुझे गिव अप करना है, मेरे लिए ये फील्ड नहीं बना है? गिव अप तो मैंने अभी तक भी नहीं किया है। जी। अगर मैंने गिव अप किया होता तो मैंने मेडल नहीं लाया होता इस कंट्री के लिए। हार तो मैंने अभी भी नहीं मानी। अभी भी जब हम खेल के मैदान में उतरते हैं या रिंग में उतरते थे ना, हमने नहीं किया, क्योंकि मैंने बेंगलोर में जब पहला नेशनल खेला है, मेरे को काफ़ी सारी इंजरी हो गई है। मेरे को शोल्डर इंजर हो गया था वहाँ पर। ख़तरनाक प्रोफेशनल वो बॉक्सर था मेरे साथ, उसका गोल्ड था और मेरा सिल्वर था। हार मैंने तब भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे बोला पर्सनली कि मैंने आज तक किसी को नहीं ऐसे रिंग में छोड़ा है, मैं नॉकआउट करके 2-4 सेकंड में ही प्लेयर को बाहर। उसने मेरे को बहुत पिटाई मारी है, मगर मैं रिंग से बाहर नहीं निकला। मैंने वो मार खाई है। उसी का मुकाबला मैंने 4 घंटे के बाद किया, उसको मैंने इंटरनेशनल ट्रायल में हराया है,
और मैं थाईलैंड चला गया, वो वापस फिर ड्रॉप हो गया यहाँ पे। ओके, फैमिली की बात करें तो उनका सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का मेरे को पूरा सपोर्ट था, इस दम तक मेरे को फैमिली का ही सपोर्ट है। माँ बाप भाई बहन मामा जी। चाचा सबों ने मेरे को सपोर्ट किया, हम्म। पूरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया। वेल, जब आप मेडल्स लाते थे नेशनल इंटरनेशनल, तो जब आप घर आते थे वापस, तो फैमिली का मिल रहा है जितना आज पेरेंट्स सपोर्ट करते उतना नहीं था हमारे टाइम पे भी। उतनी फैसिलिटीज़ उतना गवर्नमेंट नहीं हमें अवेयर कर रही थी जितना आजकल बच्चे को मिल रहा है। जितने पेरेंट्स आजकल साथ आते उतना नहीं था। बस जो भी आते थे छोटे छोटे बच्चे, उस टाइम पे नहीं ज़्यादा आते थे, बहुत कम आते थे। आज तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप साथ आते हैं, उनको देखते हैं आजकल किस गेम में मेरे को बच्चे को एडमिशन करना है, किस में नहीं करना है, कहाँ पे फ्यूचर है, कौन सी रिकॉग्नाइज है, कौन सी अनरिकॉग्नाइज। आजकल पेरेंट्स को पता, हमारे टाइम पे ये सब कुछ पता नहीं थी। बस नहीं। हम खेलते थे बस खिलाड़ी खिलाड़ी के साथ, बस अपने गेम के साथ मकसद था। ओके। वेल, अगर हम बात करें आज की, जैसे आपने कहा कि आज स्पोर्ट मिलता है, आज फील्ड काफ़ी वास्ट है, लेकिन आपके टाइम पर ऐसा था कि स्पोर्ट नहीं मिलता था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आप बताएं कि आपने जो मतलब आप जहाँ पर पहुँचे वो आपकी फैमिली के सपोर्ट के हेल्प से या पूरा खुद मेरे आपने? को फैमिली ने सपोर्ट किया। हम सेक्रेटरीट गए थे, हमारे पास लेटर भी थी कि इनको स्पॉन्सर मिलना चाहिए स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से। जी। वो फाइल अभी भी पेंडिंग है, वहाँ से कोई स्पॉन्सर नहीं हो गया। मेरे को पर्सनली मेरे बाप ने डैडी ने स्पॉन्सर मुझे किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल जितनी भी मेरे को अचीवमेंट्स हैं वो मेरे को पर्सनली डैडी ने दिया है। तो जब ऐसा कुछ होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता एडमिनिस्ट्रेशन का और टैलेंट होता है, तो सिचुएशन हो जाती है कि नहीं अब गिव अप करूँगा, नहीं होगा। क्योंकि आजकल भी हम देखते हैं काफ़ी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो इनकम सोर्स नहीं मिलता है, तो वो छोड़ देते ये फील्ड और वो कहते हैं कि इसमें फ्यूचर नहीं है। अगर हम पूरे इंडिया में देखेंगे एक खिलाड़ी कहाँ से निकलता है, सारे मोस्ट जो खिलाड़ी होते हैं ये लोकल फैमिली से होते हैं। जी। किसी अमीर फैमिली से नहीं बिलोंग करते, छोटी छोटी फैमिली से निकलते, छोटे छोटे गांव से निकलते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जी। वो फिर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। राइट। जब हमारे JNK में यहाँ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट होता है, ना यहाँ के किसी स्पॉन्सर एजेंसी से कोई सपोर्ट रहता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो एक खिलाड़ी कब तक खेलेगा, इसकी भी लाइफ होती है, फिर इसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी Exactly. क्योंकि एजुकेशन भी सफ़र होती है। राइट। जो खिलाड़ी अपना टाइम 2 घंटे 3 घंटे इंसान अपनी गेम पे देता है, या मॉर्निंग इवनिंग में 6 घंटे या 4 घंटे, वो टाइम मैनेज करना है, शाम को देखना है फिर वो ट्यूशन कब जाएगा, स्कूलिंग की स्कूल में काम कैसे होती है, इस पे इफेक्ट पड़ता है। राइट। और बाद में ये भी देखना है कि क्या सिक्योर है एक बच्चे का फ्यूचर इसमें, कि आजकल जो है आप खेलते हैं, आप अपना टाइम, जैसे आपने कहा, आप इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, और बाद में पता चलता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके लिए फील्ड है लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। वेल, अगर हम आपके अचीवमेंट्स की बात करें तो आपने नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं, और हम यहाँ पर अपने लिसनर्स को बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुल आलमगीर साहब को अवार्ड मिला है, और भी बहुत से अवार्ड्स मिलते हैं। वो मैं क्या बताऊँ, इनकी ज़ुबानी खुद सुनते हैं। तो गुल आलमगीर साहब, आप हमें अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। 2011 में एक फेडरेशन ने, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव ले लिया था कि इस बार हम कश्मीर में एक नॉर्थ जोन ऑर्गेनाइज करेंगे। जी। वो ऑर्गेनाइज मैंने किया था ओके। इंडोर स्टेडियम में। हमने एक लेटर निकाली एसोसिएशन से, क्योंकि हमने सेक्रेटरी को दी कि हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कश्मीर से नॉर्थ जोन ऑर्गेनाइज हो रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर्स आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर्स। तो हमारे पास रिंग नहीं था, रिंग उस वक्त स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने मंगवाया, और वो चैम्पियनशिप बहुत सक्सेस रही। उसका जो फेडरेशन इसने एसोसिएशन, वैसे मैं ये बताऊं कि जो एक रियल स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, जिसके दिमाग में या दिल में ये बात बैठती है कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, जी। वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। राइट। मगर अगर वो सच्चा स्पोर्ट्स प्लेयर होगा, अगर उसने टेम्परेरी स्पोर्ट्स किया होगा, किसी लालच से किया होगा, वो खिलाड़ी नहीं रहा होगा, वो किसी भी काम में भटक सकता है। क्योंकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर ही है जो एक कंट्री में जाता है या दूसरे स्टेट में जाता है, अपनी कंट्री में वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर लाता है, एक इंटरेक्शन होती है। स्पोर्ट्स प्लेयर हमेशा ड्रग के खिलाफ होता है, ड्रग से दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस आती है। पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स, जितने भी आर्ट है, जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता है या जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है या कोई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, मुझे नहीं लगता है कि वो ड्रग कर सकता है, वो ड्रग के खिलाफ हो सकता है, वो स्मोकर नहीं हो सकता है, वो कोई ड्रग करेगा वो आगे प्लेयर नहीं बन सकता। राइट। वो अपनी प्रैक्टिस से,
अपनी डेडिकेशन से, और जो उनके अपने सपने होते हैं, एक एम होती है, एम एंड द गेम, वो होता है उसका टारगेट कि मुझे किस हद तक जाना है, कहाँ तक जाना है, और मेरे को मेडल लाना है अपने मुल्क के लिए, चाहे राइट। मेरे को कुछ भी करना पड़े। उतनी मेहनत, और अपने कोच को वो फॉलो करता है। और जो इंडिया में साई नहीं देखेगा, शायद उसने कुछ नहीं देखा है। एक सपना है जी। कि इंडिया टीम में जो एक इंडिया कैंप लगता है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी। अगर एक खिलाड़ी नहीं वो देखेगा, शायद उसका सपना पूरा नहीं रहता है, उसके सपने उधर ही रहते हैं। फिर एक मुझे भी सपना था कि मैं साई कप जाऊँ, मैं देखूँ वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ पे ट्रेनिंग और वहाँ के कोचेस। मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया जब मैं बॉक्सिंग में चला गया। इंडिया के जो टॉप मोस्ट चीफ कोच हैं, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन थी, उन लोगों ने हमें पढ़ाया, जी। उन लोगों ने हमारी ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट की बात अगर मैं करूँ तो ये सब कुछ है, क्योंकि मार्शल आर्ट वाले बॉक्सर्स कभी टूटते नहीं हैं। जी। हम टूटते हैं, वापस खड़ा होते हैं। अगर मार्शल आर्ट प्लेयर्स नहीं होंगे, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर आता है उसको लाइफ में कोई टेंशन आती है या कभी ऐसी चोट लगती है, वापस नहीं उतरता। बॉक्सर्स की यही अहमियत है, कि एक बॉक्सर की हमें जैसे चोट लगती है, हम वापस, यही एग्जाम्पल है, अगर लाइफ में हमारी कोई भी ट्रबल आए, हम वापस खड़ा होते हैं अपनी जगह पे, जी। हम उसको कैरी नहीं करते, हम वापस अपनी जगह पे आते हैं जल्दी तुरंत। एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। राइट। जैसे आपने अभी कहा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कभी कोई ड्रग्स में कोई गलत काम नहीं कर सकता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट्स को, किसी भी सपोर्ट को। हम बच सकते हैं बाकी जितने भी कर्सेस हैं हमारी सोसाइटी में। ड्रग्स की बात करें या बाकी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब आजकल बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में जाए, और पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि बच्चा जो है सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर रहे। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स कितना दूर रखता है एक बच्चे को, हमारी यूथ को, इन सब बुराइयों से? सपोर्ट्स जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सपोर्ट्स को हम इस वजह से भी ना ले लाइफ में कि हमें जॉब मिले। सपोर्ट से एक इंसान फिट रहता है, मेंटली फिट है, राइट। फिजिकली फिट है, वो लाइफ में हर कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। अगर सपोर्ट्स वो नहीं खेलता होगा, शायद कोई भी चोट लगेगी या कोई भी दुख लाइफ में आएगा, वो उसी शौक के साथ ही रहेगा। राइट। यानी सपोर्ट्स इतना अहम है कि जितना हमारे लिए बॉडी में लिक्विड है, फूड है, ऑक्सीजन है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल स्पोर्ट्स भी लाइफ में। जब हम फिट है तो सभी सारा कुछ ठीक है। और आई गेस ये हमें दूर भी रखता है बाकी बुराइयों से। जब हम इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है, और स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के उसके लिए फीमेल के लिए मुझे लगता है कि फीमेल ही कोच होनी चाहिए, Right. या ट्रेनर जो Right. उसको ट्रेन करे। बारे। जी। मेल भी बाद में रहेगा, बट फीमेल के लिए फीमेल ज़्यादा प्रेफर रहेगा। जी। तो अगर वो सीखेंगे उनके लिए बेटर है। उनके लिए जो अवेयरनेस कैंप्स या मार्शल आर्ट के या सेल्फ डिफेंस के कैंप्स जो अगर वो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट करेगी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं या काफ़ी सारे ट्रेनर्स या कोच है जो उनसे वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जी। और यहाँ के यूथ को वो फीमेल्स को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कॉलेज में या स्कूल्स में इंट्रो करवा सकते हैं। जो यहाँ के टीचर्स होते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। वेल, उनको काफ़ी करना ज़्यादा, भी चाहिए। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये। मुझे लगता है आजकल हर एक ऐसी लड़की होनी चाहिए, एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिक्स उनको पता होने चाहिए। और बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे लगता है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। वेल, गुल आलमगीर साहब के साथ बातें यूं ही जारी रहेंगी, और भी बातें हम करेंगे। आप कहीं जाए नहीं, सुनते रहे रेडियो चुनार 90.4, हर दिल की धड़कन में। हूँ आरजे समानिया, शो चल रहा है। हाँ जी, हल्ला बोल विद आरजे समानिया। क्या रीज़न रहता है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं, उनका टैलेंट आगे बढ़ नहीं पाता है, अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें तो? अनटिल गवर्नमेंट यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी ना बनाए, जी। उनको बनानी चाहिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी है नहीं हमारे JNK में। काफ़ी सारे नेशनल्स, इंटरनेशनल्स खेल के यहाँ पे घरों में बैठे, जो यहाँ पे दिन को मजदूरी के लिए फिर निकलते हैं, जिनके Right. पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। होता नहीं है, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मजाक है। जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल लाया, स्टेट के लिए मेडल लाया, और बाद में खेलने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता है, इससे इंस्पायरेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल इससे हमारे बच्चे भटक जाएंगे। डीमोटिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल। दूसरी बात है कि जब तक ना गवर्नमेंट यहाँ की अथॉरिटीज़ इनिशिएटिव लेंगे, यहाँ पे मिनी सब सेंटर्स खोलेंगे, तब तक जी। यहाँ पे स्पोर्ट्स चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं। यहाँ पे पर कोचेस है नहीं फिर स्किल्ड हर किसी गेम में। वो स्किल्ड बाहर से आएगा, और यहाँ की मेहनत वो फिर रंग लाएगी।
जी। जब वहाँ से प्रोफेशनल कोच आएंगे, यहाँ पे उनके सेंटर्स रहेंगे, हमारे बच्चे निकलेंगे, वो प्रोफेशनल कोच के पास जाएंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे, वो फिर आगे जाएंगे। जी। एक बच्चा सेल्फ कितना करेगा, खुद ही करेगा, यूट्यूब से देखते कि वो आगे कितना जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि कितनी ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा डाइट चाहिए, आजकल की कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, लेटेस्ट एडवांस फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। क्योंकि जब बच्चे को पता ही नहीं ये सब, वो बेचारा सेल्फ खेलता है, उसको इंजरी होती है, बाद में किसी न किसी रीज़न से वो फिर स्पोर्ट्स ही छोड़ता है। एग्जैक्टली और जैसे मैंने पहले ही कहा, और काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो फिर गलत कामों में आ जाते हैं, डीमोटिवेट होके, और कहते हैं कि ये फील्ड हमारे लिए बना नहीं है। और वेल, अगर हम बात करें, हमारी यूथ स्पोर्ट्स फील्ड छोड़ रहे क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो अपना टैलेंट दिखाए, स्किल बहुत ज़्यादा है, तो क्या रहेगी आपकी मैसेज उनके लिए? मेरी मैसेज यही है कि जो भी स्पोर्ट्स कर रहा है वो सीरियसली करे। जी। जो कर रहा है उसको ये देखना है कि मैं किस गेम में आ रहा हूँ, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है कि अनरिकॉग्नाइज। कहीं ये ना हो कि उसकी लाइफ पूरी चली जाएगी 10 साल 8 साल, उसके बाद उसको पता चलेगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। जी। क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए कोई यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। हम्म। ये भी देखना है पेरेंट्स को, ये भी बच्चे को डिसाइड करना है कि मैं किस गेम में एक्सेल कर सकता हूँ। एक कोच एक्सेल नहीं कर सकता है, एक बच्चा एक्सेल कर सकता है। एक कोच ने डिसाइड कर सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी गेम करनी चाहिए, मैं किस गेम में फिट हूँ। जी। ये एक बहुत बड़ी मैसेज है, स्पोर्ट्स में आना चाहिए। स्पोर्ट्स से हम फिट रह सकते हैं, स्पोर्ट्स से हम अपने माहौल को ठीक रख सकते हैं। यही में एक मैसेज है। वेल, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स है, जैसे आपने बताया कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ तक कि वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप तो बार बार यहाँ पे गेस्ट्स को बुलाते हैं, शायद हमारी अचीवमेंट्स या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचते। मेरी यही अथॉरिटीज़ तक रिक्वेस्ट है कि वो सीरियसली स्पोर्ट्स को ले, वो स्पोर्ट्स पॉलिसी को बनाए, वो यहाँ पे सब सेंटर्स को खोले, ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में एक्सेल करेंगे। राइट। वेल, आई नो गुल आलमगीर साहब, आपका स्केड्यूल काफ़ी टाइट है और आप बच्चों को ट्रेन भी करते, सिखाते भी हैं, तो उसके हवाले से हमारे लिसनर्स को बताइए। मैं अपने स्कूल, मिडिल स्कूल में बच्चों को बॉक्सिंग ट्रेनिंग कराता हूँ। जी। अब चूँकि कोविड चला गया, SOPs फॉलो हमारे लोगों के लिए चाहिए, वेदर वो सपोर्ट्स को लेकर हो, आपकी मैसेज या कोई पीस ऑफ एडवाइस आपकी तरफ से जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं। मेरी एक मैसेज है जनरल पब्लिक तक या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स कराते हैं या जो भी बच्चों को एजुकेटेड कराते हैं, कि बच्चों को प्रॉपरली गाइड करे, बच्चों को अच्छे से स्पोर्ट्स कराए, बच्चों का केयर करे और बच्चों को एजुकेशन दे। क्योंकि एक एजुकेशन ही एक रास्ता है जो इंसान को एक मुकाम पे पहुंचा सकता है, या जी। स्पोर्ट्स ही एक रास्ता है जो इंसान को आसमान तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैसेज। वेल, लास्ट में आई नो मैं लास्ट लास्ट करके आपसे सवाल पे सवाल पूछे जा रही हूँ। वेल, गुल आलमगीर साहब, आई नो आप काफ़ी बिजी हैं, आपने हमारे लिए, रेडियो चनार के लिसनर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत थैंक यू। लास्ट में मुझे आपसे जानना है, रेडियो चनार पर आकर, हल्ला बोल शो पर आकर आरजे समानिया के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हमें मौका मिल रहा है, हम किसी पर्दे पे आ रहे हैं, किसी टेलीविज़न पे आ रहे हैं, किसी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हमारी भी अचीवमेंट्स, हमारी भी जो कुछ पर्सनल होती है बातें, कुछ अचीवमेंट्स को शेयर हम करना चाहते हैं। जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वेल, कि आप थैंक लोग यू हमें सो बुलाते हैं। मच, थैंक